स्टार्ट किया जाए। सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग सेल साइकिल के जितने इवेंट्स हैं G1, S और G2 उन सब के बारे में टोटल डिस्कस हो चुका है। इसमें सेकंड जो हेडिंग है वो एम फेज या माइटोटिक फेज या माइटोटिक डिवीजन हमको पढ़ना है। तो हेडिंग डालिए एम फेज या माइटोटिक फेज या माइटोसिस। तो चाहे कहो एम फेज, चाहे कहो माइटोटिक फेज, या कहो माइटोसिस। तो पहले दो तीन रटने वाले सवाल। ये जो टर्म माइटोसिस है किसका दिया हुआ है? तो आंसर देंगे फ्लेमिंग। ये वही फ्लेमिंग है जिन्होंने न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल को स्टेन करके उसका नाम क्रोमैटिन रखा था। ये वही हैं, ठीक है। लेकिन अगर माइटोसिस डिस्कवर पूछा जाए तो दो आंसर मिलेंगे, एनिमल में और प्लांट में। तो एनिमल में यही रहेंगे फ्लेमिंग, लेकिन इसमें स्ट्रास बर्गर हो जाएंगे। तो स्ट्रास बर्गर किसमें? प्लांट में। और एनिमल में कौन? फ्लेमिंग। जनरल कहानी से भी याद कर लीजिएगा। रियल में क्या है? तो रियल में यह है कि मान लेते हैं कि यह कोई पेरेंट सेल है और पेरेंट सेल के न्यूक्लियस में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यदि है, तो जब डिवीजन होगा और जो डॉटर सेल बनेंगी तो उसके न्यूक्लियस में भी 2n रहेगा। मतलब पेरेंट से जब प्रोजनी बनेंगी तो क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे और इसी नाते इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाए तो रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो इसमें तीन चार रटने वाली हैं। एम फेज क्या है? तो किसी पर्टिकुलर सेल साइकिल में जो एनसीईआरटी में लिखा है मोस्ट ड्रामेटिक फेज, जो कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं। क्या घटनाएं होती हैं? किसी सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जितने सेल ऑर्गेनेल हैं या जितने स्ट्रक्चर हैं, उसमें बहुत सारा रीऑर्गेनाइजेशन होता है, चीजें बनती बिगड़ती हैं। तो मोस्ट ड्रामेटिक फेज पूछेगा तो एम फेज बताएंगे। मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पूछेगा तो भी एम फेज बताएंगे। इस दौरान जब सेल बनती है तो पेरेंट और प्रोजनी में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, इसी नाते माइटोसिस का ही दूसरा नाम इक्वेशनल डिवीजन। तो तीन लाइनें और लिख लीजिए। एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल, मेजर reorganization of
कॉन्स्टिट्यूएंट इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम इन पेरेंट एंड प्रोजनी सेल। जनरल कहानी है, लिख लीजिए। तो जनरल बात यह है कि चाहे एम फेज कहो, चाहे माइटोसिस फेज कहो, चाहे माइटोटिक डिवीजन कहो, चाहे माइटोसिस कहो, और चाहे इक्वेशनल डिवीजन कहो, बातें सब एक ही हैं। बस इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं ये समझ लो। तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और प्रोजनी सेल में क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अगर 2n है तो प्रोजनी 2n में मिलेगी, और अगर पेरेंट n में है तो प्रोजनी में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे। किसी भी पर्टिकुलर सेल की जो सेल साइकिल है उसमें दो मेन फेज होती हैं। पहले होती है इंटरफेज और उसके बाद होती है एम फेज। अगर हम इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज के अंदर 3 फेज होती हैं, G1, फिर S और फिर G2, और उसके बाद M फेज आएगी। तो M फेज में पहले होगी कैरियोकाइनेसिस और फिर होगी साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का बंटवारा, लेकिन कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी 3 फेज हैं। एक है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, और उसके बाद क्या मिलेगी? साइटोकाइनेसिस। और इधर क्या है? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति दिखाई पड़ेगी कि G1, फिर S, फिर G2, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर क्या? साइटोकाइनेसिस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैरियोकाइनेसिस में कितनी फेज हैं, तो आप कहोगे 4 फेज हैं। कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एक यहाँ एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि वैसे तो पढ़ने के लिए हम चारों फेज अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन इसका ये मतलब न निकाल लीजिएगा कि पहले प्रोफेज करेंगे फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर मेटाफेज करेंगे फिर थोड़ा आराम करेंगे। ऐसा नहीं है। प्रोफेज और मेटाफेज के बीच कोई लाइन नहीं खींची है। पता नहीं चलेगा कि कब प्रोफेज खत्म हो गया और कब मेटाफेज शुरू हो गया। पढ़ने के लिए हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन वैसे कोई इनके बीच डिमार्किंग लाइन नहीं पाई जाती है। तो ये चारों नॉट सेपरेटेड बाई डिमार्किंग लाइन, ऐसी कोई लाइन नहीं पाई जाती है। एक क्वेश्चन और है, इन चारों का अगर आपसे ड्यूरेशन पूछा जाए कि सबसे पहले बड़ी कौन होती है, सीक्वेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई प्रोफेज के बाद क्या होगी, मेटाफेज के बाद, एनाफेज के बाद टीलोफेज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ड्यूरेशन पूछ लिया तो ड्यूरेशन अलग अलग है। सबसे बड़ी होती है प्रोफेज और उससे छोटी
उससे छोटी होती है टीलोफेज, उससे छोटी होती है मेटाफेज, और उससे छोटी होती है एनाफेज। इसका मतलब ये हो गई क्या, लॉन्गेस्ट फेज, और ये हो गई क्या, स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट फेज। अब लिखो, हम लोग न्यूक्लियस पढ़ रहे थे तब ये पढ़े थे कि जब सेल डिवाइड नहीं करती है तो उसको कहते क्या है, नॉन वो नॉन डिवाइडिंग सेल होती है। और नॉन डिवाइडिंग सेल किस फेज में रहती है, इंटरफेज में। तो जब सेल इंटरफेज में होगी और अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा। सब कुछ का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें सेल ऑर्गेनेल होंगे, उसमें अंदर न्यूक्लियस होगा क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप दिखाई पड़ेगी, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन भी मिलेगा। इंटरफेज के दौरान दो घटनाएं भी हो जाएंगी, जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा, और अगर वो एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया है डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल, और इसके अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, वो भी डबल हो चुका होगा। तो किसी अगर सेल इंटरफेज में है तो न्यूक्लियस विजिबल होगा, न्यूक्लियोलस भी विजिबल होगा, सारे सेल ऑर्गेनेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, दुनिया भर के जितने हैं वो सारे यहाँ दिखाई पड़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर भी आपको दिखाई पड़ेगी। इस दौरान डीएनए क्या हो चुका होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। किस फेज में, एस फेज में। ठीक है, अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो जाएगा। किस फेज में, एस फेज में। लेकिन क्या नहीं दिखाई पड़ेगा, क्रोमोसोम दिखाई नहीं पड़ेंगे क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क दिखाई पड़ रहा है। तो हुआ क्या है, इस पूरी स्टेज के दौरान केवल प्रिपरेशन हुआ है, प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। तो जनरल सी बात इतनी है कि कोई सेल है जो सेल डिवीजन की तैयारी कर रही है, वो किस फेज में होगी, तो वो इंटरफेज में होगी। उस दौरान वो कई काम करेगी, उस दौरान डीएनए को डबल कर लेगी, सेंट्रियोल को डबल कर लेगी, आरएनएल भी डबल हो जाएंगे। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा, सेल की सेल मेम्ब्रेन दिखाई पड़ेगी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दिखाई पड़ेगी, सेल ऑर्गेनेल दिखाई पड़ेंगे, क्रोमैटिन दिखाई पड़ेगा, न्यूक्लियोलस दिखाई पड़ेगा। बस क्या नहीं दिखेगा, क्रोमोसोम दिखाई नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं इंटरफेज गुजर गई तो इंटरफेज के बाद एम फेज आएगी, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस आएगी, फिर साइटोकाइनेसिस आएगी। अब जब कैरियोकाइनेसिस आएगी तो पहले प्रोफेज आएगा। तो जब प्रोफेज आएगा तो इसी सेल में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। अब क्या क्या बदलाव होगा उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं, पहले वो आप बना लीजिए, फिर बदलाव दिखाई पड़ेगा। जैसे ही सेल इंटरफेज से प्रोफेज में आती है बहुत सारे चेंजेज होने लगते हैं। अब लिखे नहीं, देखें कौन कौन से चेंज होंगे। तो सबसे पहले जो चेंजेज स्टार्ट होंगे, इसके अंदर का जो क्रोमैटिन मटेरियल था, जो नेटवर्क था, वो क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने लगेगा। अब क्रोमैटिन मटेरियल जब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए जो प्रोसेस है उसका नाम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन है। तो सबसे पहला काम तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन करेंगे। जैसे जैसे क्रोमैटिन कंडेंस होगा वैसे वैसे क्रोमोसोम अपीयर होने लगेंगे। तो ये प्रोसेस है, कोई मतलब स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है कि अभी थोड़ी देर पहले क्रोमैटिन था और थोड़ी देर बाद क्रोमोसोम था। वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू होता है। तो धीरे धीरे क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने लगेंगे। जैसे जैसे क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन रहे होंगे
वैसे वैसे कुछ चीजें गायब भी हो रही होंगी। क्या? न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन, मैंने डॉटेड लाइन यहाँ बनाई है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डिसअपियर होने का मतलब है न्यूक्लियस ही खत्म हो रहा है, तो न्यूक्लियस डिसअपियर होगा। अब आप न्यूक्लियस अगर डिसअपियर हो जाएगा तो उसके अंदर का जो न्यूक्लियोलस है वो भी क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। तो न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगेगा तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगेगा। उसी के साथ यहाँ साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनेल है वो भी डिसअपियर होने लगेंगे, लेकिन चुटकी बजाते नहीं गायब होंगे। चीजें धीरे धीरे हो रही हैं, एक तरफ क्रोमोसोम एपियर हो रहा है, एक तरफ कुछ चीजें डिसअपियर हो रही हैं। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी कॉम्प्लेक्स ये धीरे धीरे डिसअपियर होंगे। तो जब प्रोफेज का अंत हो रहा होगा तब ना तो आपको प्रॉपर न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा, न न्यूक्लियोलस दिखाई पड़ेगा, न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई पड़ेगा और न गाल्जी कॉम्प्लेक्स। तो प्रोफेज खत्म होते होते क्या क्या हो जाएगा? तो कहोगे डिसअपियर हो जाएंगे कई चीजें, जैसे न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियोलस, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जनरल बात ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियोलस खत्म हो जाएगा और सेल ऑर्गेनेल भी क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा एक काम और किया जाएगा। जो एस फेज थी उसमें सेंट्रियोल को डुप्लीकेट कर लिया गया था, तो इसे एक की जगह क्या हो जाएंगे? 2 सेंट्रोसोम हो जाएंगे। अब दोनों सेंट्रोसोम धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये क्या है? ये पोल है, तो ये भी पोल की तरफ जाएगा, ये भी पोल की तरफ जाएगा। जैसे जैसे ये दूर जाएंगे वैसे वैसे 2 काम करेंगे। देखिए जरा, जैसे मान लेते ये एक सेंट्रोसोम है, तो इसके चारों तरफ ऐसे धीरे छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल एराइज होंगी। किसी सेंट्रोसोम के चारों तरफ छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल जब एराइज होती हैं तो उस टोटल स्ट्रक्चर का नाम एस्टर होता है। ये एक एस्टर बन गया, ये दूसरा एस्टर बन गया। एक एस्टर से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और दूसरे एस्टर से जुड़ जाएंगे, तो कुछ स्पिंडल फाइबर एक एस्टर से दूसरे एस्टर के बीच होंगे और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे माइटोटिक अपरेटस या इसी को स्पिंडल अपरेटस भी कहेंगे। तो प्रोफेज में एक और बढ़िया काम हो गया। क्या? दोनों सेंट्रियोसोम एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक बात, और जैसे जैसे ये दूर जा रहे होंगे किसी एक सेंट्रोसोम से छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगी, टोटल स्ट्रक्चर का नाम एस्टर हो जाएगा। एक एस्टर दूसरे एस्टर के बीच स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे और टोटल स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? तो आंसर देंगे माइटोटिक अपरेटस या इसी को स्पिंडल अपरेटस कहते हैं। लेकिन अभी ये इतना बड़ा अपरेटस नहीं होगा कि ये वाला एस्टर यहाँ पहुंच जाए और ये वाला एस्टर यहाँ पहुंच जाए। अगर ये पोल पर पहुंच गए इसका मतलब प्रोफेज खत्म हो गई, फिर मेटाफेज स्टार्ट हो गई है। कोई लाइन तो खिंची नहीं कि हाँ ये प्रोफेज है ये मेटाफेज है, चीजें प्रोसेस में हो रही हैं। तो जैसे ही इंटरफेज से प्रोफेज में आएंगे कई बदलाव होंगे, जैसे कुछ चीजें एपियर होंगी, कुछ चीजें डिसअपियर होंगी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। लेकिन क्रोमैटिन से क्रोमोसोम एपियर हो जाएगा। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम एपियर होने को कहते हैं क्या? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल या कंडेंसेशन ऑफ डीएनए भी कह सकते हो। याद रखिएगा, प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, खत्म नहीं होता है। कंडेंसेशन स्टार्ट पूछेगा तो आंसर देंगे प्रोफेज और इंड पूछेगा तो आंसर देंगे मेटाफेज। तो देखो क्या क्या हुआ है। एक तो डिसअपियरेंस हो गया है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और गाल्जी का, ये सब दिखाई नहीं पड़ेंगे। रटने वाला सवाल ये क्या है? तो कहोगे फर्स्ट फेज है किसकी? कैरियोकाइनेसिस। कब होती है? तो कहोगे आफ्टर एस और G2 फेज। भाई G2 के बाद M फेज आएगी और M फेज में पहले प्रोफेज आ जाएगी। ये एक स्पेशल लाइन एनसीईआरटी में लिखी है,
क्या एस और G2 फेज। तो एस फेज में डीएनए बनता है, फिर वो G2 फेज में जाता है। उस दौरान डीएनए बिल्कुल उलझा हुआ होगा, डीएनए बिल्कुल उलझा हुआ होगा और उसके कहते हैं इंटरवाइंड। तो जो डीएनए बना है किसमें, एस फेज में, वो कहाँ गया होगा, G2 फेज में। वो डीएनए इंटरवाइंड होगा और डिस्टिंक्ट नहीं होगा, स्पष्ट दिखाई नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम प्रोफेज में जाएंगे, जो डीएनए होगा या जो क्रोमोसोमल मटेरियल होगा या क्या कहोगे क्रोमैटिन होगा, उसका क्या शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट। और जैसे कंडेंसेशन स्टार्ट होगा वैसे कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम दिखाई पड़ने लगेंगे। ये मैंने एक कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बना दिया। किसी क्रोमोसोम में दो क्या होंगे, क्रोमैटिड, जो किससे अटैच होंगे, सेंट्रोमियर से अटैच है। लेकिन अभी काइनेटोकोर नहीं बना है, काइनेटोकोर अपीयर होता है मेटाफेज में। तो जैसे ही कंडेंसेशन होगा कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनेगा और हम कहेंगे इसमें दो क्रोमैटिड अटैच हैं, किससे, सेंट्रोमियर से। मतलब जो डीएनए उलझा हुआ था वो क्या हो जाएगा, अनटेंजल्ड। उलझे हुए को क्या कहोगे, टेंजल्ड, और सुलझे हुए को अनटेंजल्ड। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, धीरे धीरे क्रोमोसोम अपीयर होने लगेंगे। फिर सेंट्रोसोम का हाल क्या होगा, ये बनाएगा स्पिंडल अपरेटस। अब बनाएगा कैसे, वो यहाँ लिखा है। सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट होंगी, क्या बनेगा, एस्टर। दो एस्टर के साथ क्या लगा होगा, स्पिंडल फाइबर, उसी को क्या कहोगे, माइटोटिक अपरेटस। और सेंट्रोसोम मूव किधर की तरफ, टुवर्ड पोल। यहाँ एक स्पेशल सवाल है, अगर ये एनिमल सेल है तभी तो ऐसा कुछ हुआ होगा, और अगर प्लांट सेल है तो ध्यान से सुनिए, प्लांट सेल में ना तो सेंट्रोसोम पाया जाएगा, मतलब ना तो सेंट्रियोल पाया जाएगा। अगर सेंट्रियोल नहीं होगा, सेंट्रोसोम नहीं होगा, तो क्या एस्टर होगा, एस्टर भी नहीं होता है। तो प्लांट सेल की जो माइटोसिस होती है उसमें ना तो एस्टर बनता है ना ही सेंट्रियोल होता है। इसी नाते प्लांट सेल की माइटोसिस को एन एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं, और सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसी नाते उसको एसेंट्रिक माइटोसिस। तो दो लाइनें जरा लिख लीजिए। प्लांट सेल की खास बात है कि क्या नहीं है, ना तो सेंट्रियोल है और ना ही एस्टर है। इसी नाते प्लांट सेल की जो माइटोसिस होती है उसे कहते हैं एसेंट्रिक माइटोसिस, और एन एस्ट्रल माइटोसिस। लेकिन जैसे हम एनिमल सेल में जाओगे तो यहां होंगे क्या, सेंट्रियोल प्रेजेंट हैं और एस्टर भी प्रेजेंट हैं। इसी नाते एनिमल सेल की जो माइटोसिस है उसे कहते हैं सेंट्रिक माइटोसिस, और एस्ट्रल माइटोसिस। एस्ट्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टार शेप होता है, इसी नाते इसका नाम क्या है, एस्ट्रल। तो प्लांट सेल की माइटोसिस और एनिमल सेल की माइटोसिस में अंतर है। लेकिन कमाल की बात यह है कि क्या स्पिंडल फाइबर भी नहीं होगा, तो यहां भी स्पिंडल अपरेटस होगा या स्पिंडल फाइबर होंगे, मेक बाई। तो आंसर देंगे माइक्रोट्यूब्यूल। और यहां भी स्पिंडल फाइबर होंगे। कहां से होते, अभी क्लियर हो गया कि वो एस्टर से राइज होंगे। तो चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ये नहीं कह सकते हो कि आप स्पिंडल फाइबर नहीं होंगे या स्पिंडल अपरेटस नहीं होगा, वो तो होगा ही।
बस स्पिंडल फाइबर अपरेटस बनाने वालों में अंतर होगा। अगर सेंट्रोसोम ने बनाया होगा तो स्थिति सेंट्रल माइटोसिस होगी, सेंट्रोसोम ने नहीं बनाया होगा तो माइक्रोट्यूब्यूल ने बनाया होगा। तो अगर क्वेश्चन याद रखें तो दो ही जगह ज्यादा क्वेश्चन है, या तो प्रोफेज में ज्यादा क्वेश्चन है या तो मेटाफेज में ज्यादा क्वेश्चन है। प्रोफेज के चुन चुन के सवाल याद रखेंगे। कई चीजें गायब हो गई हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप और क्रोमेटिन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, बाकी सब चीजें गायब हो गई। बदले में मिला क्या? एक चीज, क्या नाम? क्रोमोसोम मिले, कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम है पियर। दूसरा सवाल, जो सेंट्रोसोम हैं वो दो काम करेंगे, उनसे छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे, स्टर बन जाएगा स्टार शेप, और दो स्टर आपस में जुड़ेंगे किससे? स्पिंडल फाइबर से, तो पूरा स्ट्रक्चर स्पिंडल अपरेटस। तो दो ही मेन घटनाएं हुई, क्रोमोसोम आ गए हैं और स्पिंडल अपरेटस, और धीरे धीरे सेंट्रोसोम दूर जा रहे हैं, अभी पोल पर पहुंचे नहीं है। चलो एनसीईआरटी खोलो, ये लिख ले बेटा। एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ क्या? सेल साइकिल। इसमें क्या होगा? मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंटल एंड प्रोजेनी सेल क्या होंगे? सेम। इसी नाते इसका नाम इक्वेशनल डिवीजन है। करा पढ़ने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, माइटोसिस डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। कौन से? ये कह रहा ये सिर्फ समझने के लिए है, क्योंकि सेल डिवीजन तो एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, इसी नाते कोई क्लियर कट लाइन नहीं ड्रा है बिटवीन स्टेजेज। कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। टिक कर लीजिए। प्रोफेज क्या है? तो फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस है, और ये किसके बाद होती है? फालोज का मतलब किसके पीछे पीछे होती है? तो फालोज एस एंड G2 फेज। किसके? इंटरफेज। ये स्पेशल लाइन लिखी है, एस और G2 फेज में जो नया डीएनए बना था, ये कंफ्यूजन ना पैदा कर लीजिएगा कि G2 फेज में डीएनए बना था, वो वास्तव में एस फेज में बना था, वही G2 फेज में गया है। कह रहा है एस फेज में बना था वो, या जो G2 फेज में गया था वो, दोनों में कुछ भी चेंज नहीं होता। लिखा है नॉट डिस्टिंक्ट, स्पष्ट नहीं होंगे, और क्या रहेंगे? इंटरवाइंड का मतलब उलझे हुए होंगे। तो फिर सही कब होंगे? तो प्रोफेज में जब जाएंगे तो इसकी पहचान है, टिक कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो जो इसका रिजल्ट क्या होगा? जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, जिसमें डीएनए है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अनटेंजल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुए थे किस दौरान? एस फेज के दौरान। वो धीरे धीरे अब क्या करेंगे? मूव करेंगे। किधर की तरफ जाएंगे? पोल की तरफ जाएंगे। जब प्रोफेज कंप्लीट होगी तो हमको इतने कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। दो ही मेन कैरेक्टर हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस कर जाएगा और क्या बना लेगा? कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे उसमें क्या होंगे? दो क्रोमैटिड होंगे और जुड़े होंगे किससे? सेंट्रोमियर। और दूसरी घटना देखो, सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेट हुए थे किस दौरान? इंटरफेज के दौरान। ये बिगिन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। ये देखो यहां स्पष्ट लिखा, किसी भी सेंट्रोसोम किसी एक सेंट्रोसोम में क्या होते हैं? दो सेंट्रियोल होते ना, ये इस दो सेंट्रियोल हैं, या कह सकते हो एक सेंट्रोसोम है। अब यहां से ऐसे ऐसे निकलेंगे और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी का नाम क्या होगा? एस्टर होगा। देखो लिखा है ईच सेंट्रोसोम रेडिएट क्या? माइक्रोट्यूब्यूल, और स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? एस्टर। एक माइक्रोट्यूब्यूल का नाम एस्टर नहीं होगा,
ये जो टोटल स्ट्रक्चर बना इसका नाम क्या होगा? एस्टर होगा। लिखा है 2 क्या ले लो? एस्टर ले लो, और साथ में क्या ले लो? स्पिंडल फाइबर ले लो, तो क्या बन जाएगा? माइटोटिक अपरेटस कहो चाहे स्पिंडल अपरेटस, बात एक ही है। सेल अगर एंड ऑफ प्रोफेज में पहुंच गई है और इसको देखोगे माइक्रोस्कोप से तो क्या नहीं दिखाई पड़ेगा? तो ना तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ेगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई पड़ेगा, ना न्यूक्लियोलस दिखाई पड़ेगा, और ना न्यूक्लियर एनवेलप। या भाई जब एनवेलप नहीं दिखाई पड़ेगा तो न्यूक्लियस भी तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। ये 2 डायग्राम देख लीजिए। ये 2 डायग्राम अगर आ गए और आपसे पूछेगा कौन क्या है, तो देखिएगा जहां ये स्पष्ट स्पष्ट सर्किल बना हुआ है वो क्या है? अर्ली प्रोफोज। और यहाँ टूटा फूटा देखिए मेम्ब्रेन टूटी फूटी बनी है, बहुत साफ नहीं दिखाई पड़ रही है, ये क्या है? लेट प्रोफोज। और ये देखिए क्रोमोसोम इससे बेहतर यहाँ बने हैं, क्योंकि अर्ली प्रोफेज में जो क्रोमोसोम बने होंगे वो बहुत पतले होंगे, प्रोफेज से मेटाफेज की तरफ बढ़े होंगे, तो कुछ न कुछ तो कंडेंसेशन हुआ होगा। तो क्रोमोसोम देख के पहचान लीजिएगा सबसे खराब क्रोमोसोम किसमें होंगे? अर्ली प्रोफेज। उससे बेहतर किसमें होंगे? लेट प्रोफेज। और थोड़ा देखोगे ये है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, और उसके जब मेटाफेज में जाएंगे तो बहुत बढ़िया क्रोमोसोम। तो जैसे जैसे प्रोफेज से, अर्ली से, लेट से, ट्रांजिशन से मेटाफेज की तरफ बढ़ोगे क्रोमोसोम की मोटाई क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो थिकेस्ट क्रोमोसोम हमको कब दिखाई पड़ेंगे? तो आंसर क्या देंगे? मेटाफेज में। हेडिंग डालिए मेटाफेज, उसका डायग्राम बना लेते हैं। हेडिंग मेटाफेज, डायग्राम बना लीजिए, लिख लीजिए मेटाफेज। ध्यान से सुने। पहला सवाल ये है कि कब पता चलेगा कि प्रोफेज खत्म हो गई है और मेटाफेज शुरू हो गई है? ये एनसीईआरटी में दिया है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब हो रही थी, जिस पल वो गायब हो जाएगी पूरी तरीके से, उसी समय हम मान लेंगे कि प्रोफेज खत्म, मेटाफेज शुरू। पहला सवाल तो यही हो गया। आप सोचो कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी तो जो क्रोमोसोम होंगे वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। दूसरा सवाल, तो मेटाफेज शुरू होने की 2 पहचान हैं। या तो कहो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब, या तो कहो कि क्रोमोसोम किसमें आ गए? साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गए। दूसरा सवाल, अब जब क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गए हैं, क्रोमोसोम इससे पहले स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे थे, तो अब उनको देखा जाएगा। तो क्रोमोसोम कब माइक्रोस्कोप से बहुत आसानी से दिखाई पड़ेंगे? तो आंसर देंगे मेटाफेज में। क्यों आसानी से दिखाई पड़ जाएंगे? अब इधर कुछ देखो नहीं, हम ही देखो केवल। क्यों मेटाफेज पर अच्छे से दिखाई पड़ जाएंगे? क्योंकि कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है, तो मोटे मोटे क्रोमोसोम बन चुके हैं। जब मोटे मोटे बन जाएंगे थिकेस्ट क्रोमोसोम, तो आपको दिखाई पड़ेंगे। तो क्रोमोसोम आसानी से दिखाई पड़ेंगे, तो जब आसानी से दिखाई पड़ेंगे तो सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा। तो क्या क्या दिखाई पड़ जाएगा? तो किसी क्रोमोसोम जो मेटाफेज में दिखाई पड़ता है उसको मेटाफेजिक क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें 2 बढ़िया क्या दिखाई पड़ेंगे? क्रोमैटिड दिखाई पड़ेंगे। दोनों अटैच किससे होंगी? सेंट्रोमियर से। ये जो किसी एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमैटिड होती हैं, इनको कहते क्या हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। अभी पढ़ेंगे मियोसिस, तो वहां क्रोमोसोम का बनेगा पेयर। तो जब पेयर बनेगा तो आपको नॉन सिस्टर भी दिखाई पड़ेगा। अभी केवल सिस्टर देखो। किसी एक क्रोमोसोम की जो 2 क्रोमैटिड होती उनको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, और दोनों किससे जुड़ी होती हैं? सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर के साइड में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिखाई पड़ जाएगा, काइनेटोकोर। तो जब हमको क्रोमोसोम दिखा तो हमको सब कुछ दिख जाएगा। क्या? एक तो क्रोमोसोम का नंबर स्पष्ट दिख जाएगा, क्रोमोसोम का मार्फोलॉजी या क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। इन सारे सवालों का एक जवाब है मेटाफेज। हम क्रोमोसोम का नंबर कब देखेंगे? मेटाफेज।
क्रोमोसोम का मार्फोलॉजी कब देखेंगे? मेटाफेज। स्ट्रक्चर कब देखेंगे? मेटाफेज। सिस्टर क्रोमैटिड कब दिखाई पड़ेंगे? स्पष्ट मेटाफेज में। काइनेटोकोर कब दिखाई पड़ेगा? मेटाफेज में। तो मेटाफेज आने का मतलब है क्रोमोसोम बहुत बढ़िया दिखाई पड़ गए। ये तो पहली घटना हुई। क्या क्या हुआ है? न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन गायब हो गया, साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम आ गए, मेटाफेजिक क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई पड़ गए, मार्फोलॉजी दिखाई पड़ गई, नंबर दिखाई पड़ गए, सिस्टर क्रोमैटिड दिखाई पड़ गए, सेंट्रोमियर के साइड में डिस्क शेप स्ट्रक्चर क्या दिखाई पड़ गया? काइनेटोकोर दिखाई पड़ गया। ये तो दिखने वाली बात हो गई। अब और देखो क्या चेंज होगा। आपको पता था कि जो एस्टर या वो सेंट्रोसोम है वो पोल की तरफ जा रहे थे, तो ये धीरे धीरे पोल पर पहुंच जाते हैं। तो एक अंतर ये हुआ कि जो सेंट्रोसोम है वो कहाँ पहुंच जाएंगे? पोल पर। दूसरा देखो, आपको पहले से ही पता है कि यहाँ छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल निकलते, उनका नाम एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, लेकिन कुछ स्पिंडल फाइबर निकलेंगे जो जा करके किससे अटैच हो जाएंगे? क्रोमोसोम से। और वो स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम से अटैच होते हैं उनको कहते हैं क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल। लेकिन कुछ ऐसे स्पिंडल फाइबर होते हैं जो सीधे एक पोल से दूसरे पोल से जुड़े होते हैं, उनको कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। तो मेटाफेज पर तीन चीजें दिखाई पड़ेंगी, छोटे छोटे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल और क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल। क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल वो माइक्रोट्यूब्यूल हैं जिन्होंने स्पिंडल फाइबर बनाया है जो किससे अटैच हुआ? तो आंसर देंगे क्रोमोसोम से। अब यहां आओ, देखो ये है एस्टर, ये है दूसरा एस्टर, ये इस पोल पर है, ये इस पोल पर है। यहां से स्पिंडल फाइबर आया क्रोमोसोम से अटैच, यहां से स्पिंडल फाइबर आया क्रोमोसोम से अटैच। पहला सवाल, स्पिंडल फाइबर कहां अटैच होता है? तो कहोगे क्रोमोसोम से अटैच होता है। अब क्रोमोसोम में कहां अटैच होता है? तो आंसर देंगे काइनेटोकोर से अटैच होता है। ठीक। दूसरा सवाल, अटैचमेंट बड़ा स्पेशल है। किस स्पेशल है? देखो ये पूरा क्रोमोसोम है, यही क्रोमोसोम इस पोल से अटैच है और यही क्रोमोसोम इस पोल से अटैच है। अभी मियोसिस पढ़ेंगे, अलग अलग क्रोमोसोम अलग अलग पोल से अटैच होता है, जबकि यहां एक ही क्रोमोसोम दोनों पोल से अटैच है। कैसे? ये वाली क्रोमैटिड, ये वाला काइनेटोकोर इस पोल से अटैच है, ये वाली क्रोमैटिड, ये वाला काइनेटोकोर इस पोल से। इस टाइप का अटैचमेंट माइटोसिस की पहचान है। अभी मियोसिस पढ़ेंगे। मियोसिस में क्रोमोसोम का पेयर बनता है, एक क्रोमोसोम एक पोल से और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल से, जबकि यहां एक ही क्रोमोसोम दूसरे दोनों पोल से क्या है? अटैच। तो क्या क्या और चेंज हुआ? तो सिर्फ दो चेंज हुए। माइक्रो सेंट्रोसोम कहां पहुंच गए? पोल पर पहुंच गए। दूसरा, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो गए? क्रोमोसोम से। कहां पर? काइनेटोकोर। दो ही तो घटनाएं केवल हुई। अटैचमेंट कैसा है? एक क्रोमैटिड एक पोल से और दूसरी क्रोमैटिड दूसरे पोल से। आखिरी सवाल यह है कि जैसे मान लेते हैं कि ये दो क्रोमोसोम हैं और ये ऐसे अटैच हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने ऊंचे नीचे बनाया है, तो अभी क्या है कि दो क्रोमोसोम हैं लेकिन दोनों क्रोमोसोम एक लाइन में नहीं है। तो क्रोमोसोम का मूवमेंट देखिएगा, होगा क्या? ये स्पिंडल फाइबर इधर खींचेगा और ये स्पिंडल फाइबर इधर खींचेगा, तो ये क्रोमोसोम नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो रिजल्ट देखो क्या होगा? रिजल्ट होगा सारे क्रोमोसोम कहां आ जाएंगे? कहां आ जाएंगे? इक्वेटर पर आ जाएंगे। तो क्रोमोसोम किधर की तरफ मूव करेंगे? सेंटर की तरफ कि पोल की तरफ? सेंटर की तरफ। और सेंटर की तरफ पहुंच के कहां लग जाएंगे? इक्वेटर पर। सारे क्रोमोसोम एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। इस लाइन को कहते हैं क्या? मेटाफेजिक प्लेट। क्या कहते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। केवल तीन घटनाएं हुई हैं। क्या? सेंट्रोसोम पहुंच गया पोल पर,
स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया क्रोमोसोम से, कहाँ हुआ वो अलग मसला है, कैसे हुआ अलग मसला है। तीसरा, क्रोमोसोम मूव करेंगे, जो ऊपर होंगे वो नीचे की तरफ आएंगे, जो नीचे होंगे ऊपर की तरफ जाएंगे, फाइनली कहाँ पहुंच जाएंगे, तो सब के सेल के सेंटर पर पहुंचेंगे। तो चाहे सेल के सेंटर पर कहो चाहे मेटाफेजिक प्लेट पर कहो, एक यहाँ अंतर है। अभी मियोसिस पढ़ेंगे, मियोसिस में दो मेटाफेजिक प्लेट होती हैं और माइटोसिस में एक ही मेटाफेजिक प्लेट, क्योंकि यहाँ पेयर तो है नहीं। तो इधर देखो क्या लिखा है, मेटाफेज की पहली पहचान क्या, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, और इसी से पता क्या चला, मेटाफेज शुरू। रिजल्ट क्या होगा, इसी का रिजल्ट होगा क्रोमोसोम स्प्रेड कर जाएंगे किसमें, साइटोप्लाज्म, और ये भी पहचान है किसकी, मेटाफेज की। इस दौरान कंडेंसेशन क्या कर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और अगर कंडेंसेशन कंप्लीट तो क्रोमोसोम मोटे मोटे होंगे। क्रोमोसोम ऑब्जर्व इजली अंडर माइक्रोस्कोप, मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम को हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। इवन नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी करना हो तो कहाँ जाओ, मेटाफेज में जाओ। और क्रोमोसोम को कहोगे क्या, मेटाफेजिक क्रोमोसोम। पहचान, दो सिस्टर क्रोमेटिड अटैच कहाँ, सेंट्रोमियर। काइनेटोकोर क्या है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, कहाँ है, साइड ऑफ सेंट्रोमियर है। काम क्या है, प्लेस फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो लिख लीजिए। सेंट्रोसोम रीचेज टू कहां, पोल, पहली घटना। और स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम कहां, एट काइनेटोकोर। तीसरी घटना, वन क्रोमेटिड अटैच टू वन पोल, और दूसरा अदर क्रोमेटिड अटैच टू अदर पोल। फिर क्या होगा, क्रोमोसोम मूव करेंगे किधर की तरफ, तो कहोगे टुवर्ड द सेंटर ऑफ सेल, टुवर्ड सेंटर ऑफ सेल, या टुवर्ड इक्वेटर ऑफ स्पिंडल अपरेटस। स्पिंडल अपरेटस का जो इक्वेटर है वहीं तो जाएंगे। ऑल क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम होंगे, जैसे हमने दो ही बनाए हैं, ऑल क्रोमोसोम एलाइन एट मेटाफेजिक प्लेट कितनी होती हैं, और इसका जो अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, इसको कॉन्ग्रेशन कहते हैं। तो अगर मेटाफेज से जुड़े सिर्फ दो सवाल बताने हो तो क्या बताओगे,
तो सिर्फ पहला सवाल बताओगे कि बढ़िया से क्रोमोसोम मिल गए, यही तो मेन पहला क्वेश्चन है। और दूसरा, स्पिंडल फाइबर से अटैच होने के नाते वो कहां पहुंच गए, सेंटर में एक लाइन में अरेंज हो गए। प्लेन एनसीईआरटी में लिखा प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, खोल लीजिए एनसीईआरटी। सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर मेटाफेज नहीं है। अगर कहीं क्वेश्चन पूछेगा शेप ऑफ क्रोमोसोम तो क्या बताओगे, एनाफेज। बाकी सबका मेटाफेज, कुछ भी नंबर, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, कुछ भी पूछे आंसर क्या देंगे, मेटाफेज। शब्द है। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को ही या अलाइनमेंट करने को कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं। अरे जो मूवमेंट हो रहा है उसी मूवमेंट के लिए एक शब्द है। पीवाईक्यू में आपको हो सकता मिल जाए। लिख लिया बेटा, चलो एनसीईआरटी खोलो। सबसे ज्यादा किसमें लिखा है, मेटाफेज में ही लिखा है। पहली लाइन अंडरलाइन करो, क्या लिखा है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। इससे क्या शुरू हो जाएगा, सेकेंड फेज। और सेकेंड फेज का नाम माइटोसिस का मेटाफेज। क्रोमोसोम स्प्रेड कर जाएंगे कहां, साइटोप्लाज्म। ये भी पहचान किसकी है, मेटाफेज की। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या कर गए, सब सवाल ही सवाल हैं, कंप्लीट कर गए। इसी नाते क्रोमोसोम ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। इसी दौरान मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, सब क्वेश्चन ही है, इजिली क्या स्टडीज। एट दिस स्टेज क्रोमोसोम का नाम मेटाफेजिक क्रोमोसोम। कितने, दो। कौन सी, सिस्टर क्रोमेटिड हेल्ड टुगेदर विद क्या, सेंट्रोमियर। क्या लिखा है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर कहाँ है, सरफेस ऑफ कहाँ, सेंट्रोमियर। नाम क्या है, काइनेटोकोर। स्ट्रक्चर का काम क्या है, देखो लिखा है साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, क्योंकि जुड़ना कहाँ है, क्रोमोसोम। दैट मूव, अब क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं कहाँ, कह रहा उस पोजीशन में जा रहे हैं जो कि क्या है, सेंटर ऑफ सेल। हेंस जो मेटाफेज है उसकी पहचान है, सारे क्रोमोसोम लाई करेंगे कहाँ, इक्वेटर। जिसमें अटैचमेंट देखो बड़ा स्पेशल लिखा है, वन क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम, और उसका जो काइनेटोकोर है वो किससे जुड़ा होगा, स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल। और जो दूसरी क्रोमेटिड है उसका जो काइनेटोकोर है, उसका जो स्पिंडल फाइबर है वो कहाँ से होगा, दूसरे पोल। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज रिफर्ड एज द क्या, मेटाफेजिक प्लेट। की फीचर क्या है, तो देखो की फीचर क्या है, स्पिंडल फाइबर का अटैच हो जाना काइनेटोकोर से, और क्रोमोसोम का मूव हो जाना, कहां जाना, इक्वेटर, और एलाइन हो जाना एलांग द मेटाफेजिक प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर। यही तो मेन है। अच्छा डायग्राम देख लो, देखिए यहां क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में तो हैं लेकिन एक लाइन में नहीं है। लेकिन देखिए अटैच है ना स्पिंडल फाइबर से, अगर स्पिंडल फाइबर से अटैच, इसका मतलब मेटाफेज चल रही है, और ये प्रॉपर मेटाफेज रेडी हो गई है, सारे क्रोमोसोम एक लाइन में क्या हो गए। तो डायग्राम पहचानिएगा, ये क्या है, मेटाफेज है, और ये क्या है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज है। ये क्या है, लेट प्रोफेज, और ये क्या है, अर्ली। कैसे पहचानोगे, तो स्पष्ट सर्कल दिखाई पड़ रहा है, क्रोमोसोम पतले पतले दिख रहे हैं, उससे थोड़ा मोटे यहाँ, और उससे थोड़ा मोटे यहाँ, उससे बढ़िया मोटे यहाँ। एनाफेज में 4 क्वेश्चन हैं, छोटा सा डायग्राम बना लीजिए।
अगर हम माइटोसिस के एनाफेज की बात करें तो सिर्फ गिनती के सवाल है जो हमको याद रखने हैं। ज्यादातर क्वेश्चन प्रोफेज और मेटाफेज में ही हैं। एनाफेज में पहला सवाल, तो इसको आपको पहले से ही पता है कि ये जो क्रोमोसोम था वो मेटाफेज पर इस प्रकार से अलाइनमेंट में था और ये वाली जो क्रोमेटिड थी वो इस पोल से अटैच थी और ये वाली क्रोमेटिड इस पोल से अटैच थी। ये सब कुछ सही था, सारे क्रोमोसोम अलाइनमेंट में थे। जब एनाफेज में जाते हैं तो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स निकलता है। एनसीईआरटी में उसका नाम नहीं दिया लेकिन वो पूछा जा चुका है। उसका नाम है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स करता क्या है, ये जो सेंट्रोमियर की प्रोटीन है इसको तोड़ देता है। अब जैसे सेंट्रोमियर की प्रोटीन तोड़ दोगे वैसे सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा और सेंट्रोमियर जैसे स्प्लिट करेगा ये क्रोमेटिड अलग हो जाएगी और ये क्रोमेटिड अलग हो जाएगी। काम की बात यहीं पर है, जब तक ये दोनों जुड़ी रहती हैं तब तक इनको हम क्रोमेटिड कहते हैं। जैसे ही अलग हो जाती हैं वैसे ये क्रोमोसोम कही जाने लगती हैं। तो जब तक जुड़ी रहेंगी तब तक हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, लेकिन जैसे अलग होंगे वैसे इन्हीं का नाम डॉटर क्रोमोसोम हो जाएगा। क्रोमेटिड कह सकते हो लेकिन ये हो गए क्रोमोसोम। तो जब तक दोनों आपस में जुड़े हैं तब तक क्या है, क्रोमेटिड, और जैसे अलग हुए ये एक अलग क्रोमोसोम और ये एक अलग क्रोमोसोम। तो जल्दी ही क्या होगा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन क्वेश्चन आया है। ये डिसॉल्व कर देगा प्रोटीन ऑफ सेंट्रोमियर और इसी का रिजल्ट होगा क्या, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। और जैसे सेंट्रोमियर स्प्लिट होगी उसका रिजल्ट क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड और नाम बदल के क्या हो जाएगा, डॉटर क्रोमोसोम। यहां तक क्लियर। अब चूंकि सेपरेट हो गए हैं तो ये वाला स्पिंडल फाइबर इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, इधर खींचेंगे तो क्या होगा, ये डॉटर क्रोमोसोम और ये डॉटर क्रोमोसोम इस पोल की तरफ जाएंगे और ये डॉटर क्रोमोसोम, ये डॉटर क्रोमोसोम इस पोल की तरफ जाएंगे। तो जब ये पोल की तरफ जाएंगे तो पोजीशन देखो क्या है, सेंट्रोमियर आगे आगे है, सेंट्रोमियर आगे आगे है और जो आर्म है वो पीछे पीछे। और इसी नाते हमको एनाफेज में क्या दिखाई पड़ जाएगा, इसी नाते हमको एनाफेज में दिखाई पड़ जाएगा शेप ऑफ क्रोमोसोम। और शेप पहले से पता है, एल शेप, आई शेप, जे शेप। तो जो शेप होते हैं वो तभी जैसे कौन सा शेप है ये, तो ये वी शेप है। कौन सा शेप है, ऐसे ही तो बना हुआ है। अगर ऐसे बना इसको क्या कहोगे, वी शेप कहोगे। तो वी शेप है कि एल शेप है कि जे शेप है कि आई शेप है, कौन सा शेप है, कब दिखाई पड़ेगा, इसी में। तो ये बड़ा स्पेशल है। शार्टनिंग होगी किसकी, स्पिंडल फाइबर की। तो इसका रिजल्ट होगा क्या, डॉटर क्रोमोसोम मूव करेंगे और किधर की तरफ जाएंगे, पोल की तरफ जाएंगे। इस केस में सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ है तो लीडिंग एड है, जबकि जो क्रोमेटिड या आर्म है वो ट्रेलिंग है। और तभी क्या दिखाई पड़ जाएगा, शेप ऑफ क्रोमोसोम। आराम से बताएंगे, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड सेंटर, ये कौन सी फेज है, और क्रोमोसोम मूव टुवर्ड पोल, ये कौन से सेंटर है। तो अगर सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो मेटाफेज है और अगर पोल की तरफ जा रहे हैं तो एनाफेज। लेकिन अभी पोल पर पहुंचे नहीं हैं, केवल जा रहे हैं। जैसे ही पोल पर पहुंचेंगे फेज बदल जाएगी और कौन सी हो जाएगी, टीलोफेज। पहले एनसीईआरटी जरा देख लेते हैं फिर उसके बाद टीलोफेज। करा जैसे ही शुरू होगा क्या, एनाफेज। जितने भी क्रोमोसोम अरेंज हैं कहाँ, मेटाफेजिक प्लेट, इसको हाईलाइट कर लो। स्प्लिट, और ये सबसे खास शब्द है, साइमल्टेनियसली।
वैसे मान लेते हमने 2 क्रोमोसोम बनाए थे, तो दोनों क्रोमोसोम एक साथ स्प्लिट करेंगे। अगर एक साथ स्प्लिट नहीं करेंगे तो एक क्रोमोसोम पोल पर पहले पहुंच जाएगा और दूसरा बाद में पहुंचेगा, तो फिर चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। तो साइमल्टेनियसली, तो रिजल्ट में क्या होगा, 2 डाटर क्या कह दोगे, चाहे क्रोमेटिड, इसी को डाटर क्या मान लोगे, क्रोमोसोम, जो फ्यूचर में कहाँ जाएंगे, डाटर न्यूक्लियस में जाएंगे। ये शुरू करेंगे माइग्रेट करना किधर की तरफ, तो कहोगे अपोजिट पोल की तरफ। ईच सेंट्रो क्रोमोसोम जब मूव करेगा कहां से, अवे फ्रॉम इक्वेटर। भाई प्लेट से तो दूर जा रहे हैं ना, अगर पोल की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, तो मूव करेंगे अवे फ्रॉम इक्वेटर प्लेट। सेंट्रोसोम ऑफ क्रोमोसोम किधर की तरफ होगा, तो कहोगे पोल की तरफ होगा। इसी नाते उसको हम क्या कहेंगे, लीडिंग एज कहेंगे, जबकि जो आर्म होंगे वो पीछे पीछे होंगे तो ट्रेलिंग बिहाइंड कहेंगे। एनाफेज स्टेज की पहचान, सिर्फ डायग्राम दूर से पहचानिएगा। अगर ये डायग्राम बन के आ गया तो आप पहचान लीजिएगा क्या है, एनाफेज है। पहला घटना क्या हुई, सेंट्रोमियर स्प्लिट, और रिजल्ट क्या हुआ, क्रोमेटिड सेपरेट। अब जब क्रोमेटिड सेपरेट तो डाटर क्रोमोसोम हो जाएंगे, और क्रोमेटिड या क्रोमोसोम कहां मूव करेंगे, अपोजिट पोल। हेडिंग डालिए टीलोफेज। सिर्फ 3 घटनाएं होनी है, जो डाटर क्रोमोसोम पोल की तरफ जा रहे थे वो पोल पर पहुंच गए, एक घटना। और जैसे ही पोल पर पहुंचेंगे उनके बाहर बाहर न्यूक्लियर एनवेलप बनने लगेगा। और अगर न्यूक्लियर एनवेलप बनने लगा इसका मतलब क्या है, अब नए न्यूक्लियस बनेंगे तो क्या कहोगे, डाटर न्यूक्लियस कहोगे। एक बात, जैसे ही न्यूक्लियस बनेगा एक समस्या खड़ी हो जाएगी, न्यूक्लियस जैसे बनेगा क्रोमोसोम गायब होने लगेंगे और क्या बनने लगेगा, क्रोमैटिन बनने लगेगा। तो सेल ऑर्गेनेल का क्या होगा, जितने गायब हुए थे वो सब वापस आ जाएंगे, रीअपीयर हो जाएंगे। न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियोलस भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी, और क्या गायब हो जाएगा, क्रोमोसोम। तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, क्रोमैटिन आ जाएगा। बस इतना ही है, छोटा सा बना लो फिर लिख लो। क्रोमोसोम कहां पहुंच जाएंगे, तो कहोगे पोल पर पहुंच जाएंगे, एक घटना। दूसरी घटना यह होगी कि इसके बाहर बाहर क्या बनने लगेगा, इसके बाहर बाहर बनने लगेगा न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियर एनवेलप बनने के नाते हम कहेंगे अब बनने लगी हैं क्या, डाटर न्यूक्लियाई। तो एक घटना क्या हुई, डाटर क्रोमोसोम कहां पहुंच गए बेटा, रीच टू पोल। और दूसरा क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड डाटर क्रोमोसोम। तो रिजल्ट ये होगा कि जो ये डाटर क्रोमोसोम हैं इनका हो जाएगा डीकंडेंसेशन। और डीकंडेंसेशन का मतलब फिर से क्या बन जाएंगे, क्रोमैटिन। तो क्या क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे, बहुत देर दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो क्रोमोसोम डिसअपीयर हो जाएंगे और क्रोमैटिन अपीयर हो जाएगा।
और धीरे धीरे हमको क्या दिखाई पड़ने लगेंगे, डाटर न्यूक्लियाई। क्योंकि दो बने हैं तो क्या कहोगे, न्यूक्लियाई कहेंगे। तो 3-4 पॉइंट इधर लिख लेते हैं टीलोफेज के। पहला सवाल ये है कि डाटर क्रोमोसोम पहुंच गए पोल पर। दूसरा, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, रिजल्ट में क्या मिलेगा, इसका मतलब क्रोमोसोम लॉस कर देंगे। इंडिविजुअलिटी एज डिस्क्रीट यूनिट स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेंगे, खत्म हो जाएंगे। क्रोमैटिन मटेरियल कलेक्ट एट पोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप अराउंड क्रोमैटिन मटेरियल, और सब रीअपियर हो जाएंगे। रीअपियर देखो क्या क्या होगा, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या, गाल्जी कॉम्प्लेक्स। और डिसअपियर क्या होगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम गायब। टीलोफेज कह रहा एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, मतलब क्या, टीलोफेज क्रोमोसोम या डाटर क्रोमोसोम कहां पहुंच जाएंगे, तो कहोगे पोल पर पहुंच जाएंगे। और पहुंचते क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डीकंडेंस हो जाएंगे। तो लॉस कर देंगे क्या, इंडिविजुअलिटी, अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे। इंडिविजुअल क्रोमोसोम बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़ेगा, तो जल्दी ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमैटिन। इसी नाते उसको क्रोमैटिन मटेरियल कहेंगे। और वो कलेक्ट हो गया कहां, पोल पर कलेक्ट हो गया। दिस इज द स्टेज, फॉलोइंग इवेंट होंगे। पहला, क्रोमोसोम क्लस्टर का मतलब इकट्ठा हो गए कहां, अपोजिट स्पिंडल पोल, और आइडेंटिटी क्या करेंगे, लॉस कर देंगे एज ए डिस्क्रीट एलिमेंट। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग दिखाई पड़ रहे थे, अब सब मिल करके केवल क्रोमैटिन बन जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम कलेक्टर का हो चाहे क्रोमैटिन मटेरियल, बात एक ही है। एट ईच पोर तो क्या बन जाएंगे, दो डाटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, न्यूक्लियोलस, गाल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से क्या हो जाएगा, रीअपियर या रीफॉर्म।
डायग्राम पहचान लीजिएगा। इसको जैसे देखेंगे पहचान लेंगे कि क्या है, टीलोफेज है। ठीक है, हेडिंग डालें साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस माइटोसिस में जो एनसीईआरटी में डायग्राम बने हैं उसमें से कोई एक डायग्राम एग्जाम में आएगा, आपको पहचानना होगा। अर्ली प्रोफेज वाले को पहचान लोगे, लेट प्रोफेज वाले को पहचान लोगे, ट्रांजिशन को तो आसानी से पहचान लोगे, मेटाफेज भी पहचान लोगे, एनाफेज भी पहचान लोगे, और टीलोफेज। इसमें से सारे स्टेज नहीं देगा, कोई एक दे देगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये मेटाफेज है, कि ये एनाफेज है, कि ये टीलोफेज है। ठीक, साइटोकाइनेसिस जरा इधर देखो। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है, इस पर्टिकुलर सेल का ये न्यूक्लियस है, इसने सारी प्रोसेस की, प्रोफेज किया, मेटाफेज किया, एनाफेज किया, टीलोफेज किया, और पूरी प्रोसेस के बाद हाल देखो क्या है। ये सेल है और इसके अंदर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बन गए हैं। अभी न्यूक्लियस था, अभी न्यूक्लियाई हो गया है, क्योंकि दो हो गए हैं, और इस घटना का नाम तो क्या कैरियोकाइनेसिस हो जाने से माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगी? कहोगे नहीं कंप्लीट होगी। अब जब नहीं कंप्लीट होगी तो फिर करेंगे क्या? कुछ और करना चाहिए। तो साइटोप्लाज्म का बंटवारा कर दीजिए और दो अलग अलग सेल ही बना दीजिए, इसका न्यूक्लियस अलग, इसका न्यूक्लियस अलग। साइटोप्लाज्म के बंटवारे को साइटोकाइनेसिस। अच्छा, ना करें तो कोई दिक्कत है? अगर साइटोकाइनेसिस ना हो, मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो, तो क्या होगा? तो एक बार फिर से कैरियोकाइनेसिस कर लीजिए, और क्या, एक बार और कर लीजिए। एक बार किए तो 2 न्यूक्लियस, 2 बार करोगे 4 न्यूक्लियस, फिर 8 न्यूक्लियस, 16, 32। तो अगर मेनी कैरियोकाइनेसिस हो गई विदाउट क्या साइटोकाइनेसिस, तो अभी तो आधा घंटा भैया, तो हाल देखो क्या होगा। ढेर सारे क्या बन जाएंगे? न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसको कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, और इस कंडीशन को कहते क्या हैं? सिंसाइशियल। एग्जाम्पल है कोकोनट का इंडो। अच्छा ये बताओ, इसको सिनोसिटिक क्यों नहीं कहा है? सिनोसिटिक भी तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। जैसे फंजाई पढ़ोगे तो वहां सिनोसिटिक शब्द यूज है, नहीं लिया है? सिनोसिटिक हाइफी लिखा होता है, वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड दुनिया में 2 कैटेगरी के होते हैं, सिंसाइशियल और सिनोसिटिक, दोनों में अंतर होता है। इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये हाइफी है और ये सेप्टा है और ये न्यूक्लियस है, अभी अलग अलग सब बने हुए हैं। सेप्टा डिजॉल्व कर दीजिए, तो जैसे ही सेप्टा डिजॉल्व करोगे, ये डिजॉल्व, ये डिजॉल्व, ये डिजॉल्व, अब देखो क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड को सिनोसिटिक कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है, यहाँ कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हुई थी, फिर सेप्टा डिजॉल्व हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, उसका नाम
सिनोसिटिक है, यहाँ हुआ ही नहीं है, केवल एक बात कैरियोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस। अभी जब पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे वहाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवाइड ही करता रहता है। तो जब बहुत बार डिवाइड करेगा तो सिनोसिटिक बनेगा कि सिंसाइसियल, तो आंसर देंगे सिंसाइसियल बनेगा। कौन? तो आंसर देंगे कोकोनट का एंडोस्पर्म। लिखो जरा इतना, इसको मिटा देते हैं। जैसे एनसीईआरटी में लिखा है वही याद कर लीजिएगा, और उल्टा करेंगे तो फिर फॉलोज करना पड़ेगा। हिंदी में पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी दिया रहता है ना, उससे बिल्कुल स्पष्ट रहेगा। क्या? अब सवाल यह है कि साइटोकाइनेसिस ये बताएं प्लांट और एनिमल में एक ही तरीके से करोगे कि अलग तरीके से? तो बाई डिफरेंट मेथड इन प्लांट एंड एनिमल सेल। चलो देखो बेटा, इन एनिमल सेल, जरा देख लो बेटा, सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में रिजिड सेल वॉल नहीं है, इसी नाते जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फरो बन जाता है। सेल मेम्ब्रेन में फरो फॉर्मेशन हो जाएगा। एक न्यूक्लियस लाई इधर है, एक न्यूक्लियोलाई इधर है, और ये क्या बन गया है? फरो। बनाते चलें। फरो फॉर्मेशन, जैसे जैसे समय बीतेगा ये फरो डीप होती जाएगी, तो रिजल्ट देखो क्या होगा। रिजल्ट ये होगा, ये सेल अलग हो जाएंगे, ये सेल अलग, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। तो एक ही लाइन है, एनिमल सेल में माइटोसिस कैसे हो, साइटोकाइनेसिस कैसे होगी? तो कहोगे बाई बरो फॉर्मेशन। तो फरो फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे फरो क्या होती जाएगी? डीप होती जाएगी। अब आ जाओ बाई फरो फॉर्मेशन इन प्लांट सेल। अब प्लांट सेल देख लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर प्लांट सेल है, आपको पहले से ही पता है कि इसमें क्या पाई जाएगी? रिजिड सेल वॉल मिल जाएगी, और सेल वॉल के नाते क्या नहीं बन पाएगा? नॉट फरो फॉर्मेशन, फरो नहीं बनेगा। तो कोई बात नहीं, कुछ और तरीका निकाला जाएगा। ये एक न्यूक्लियस लाई है, ये न्यूक्लियस है, छोटे छोटे दो न्यूक्लियस हैं, तो फिर होगा क्या? यहां सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा। और धीरे धीरे ये इलांगेट करेगी, इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, तो इलांगेट टूवर्ड
आउटर साइड और जाकर के फ्यूज कर जाएगी, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा ये सेल अलग हो जाएगी, ये सेल अलग हो जाएगी। ये जो सेल प्लेट है ये प्रिकर्सर है किसका? मिडिल लैमेला। आपको पहले से पता है कहां पाया जाता है? बिटवीन वॉल ऑफ टू सेल, दो प्लांट सेल के बीच में पाया जाता है। तो यहां कैसे होगा? तो कहोगे बाई सेल प्लेट फॉर्मेशन एट सेंटर ऑफ सेल। सेंटर पे बनेगा ना और पेरिफेरी की तरफ जाएगा। यही नोट करके लिख लेंगे। क्या प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर का जब ब्रेकडाउन होगा तो टुकड़े बनेंगे, उनका नाम फ्रेगमोप्लास्ट होगा और वही क्या इन्वॉल्व करते हैं? वही सेल प्लेट बनवाते हैं। तो ये स्पेशल लिख लीजिए। इन प्लांट सेल क्या होगा? स्पिंडल फाइबर ब्रोकन इनटू पीस, टुकड़े, और टुकड़ों का नाम फ्रेगमोप्लास्ट होगा। तो जो फ्रेगमोप्लास्ट होंगे यही क्या बनाएंगे? सेल प्लेट फॉर्मेशन। लिखा बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। कह रहा माइटोसिस एक्कम्प्लिश्ड नॉट ओनली बाय सेग्रेगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई या कैरियोकिनेसिस। सेल इटसेल्फ डिवाइड इनटू डॉटर सेल बाय सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। कहते क्या हो? साइटोकाइनेसिस। और उसके अंत में क्या मिलेगा? कहोगे डिवीजन कंप्लीट। इसका कोई मतलब नहीं। इन एनिमल सेल, ये टिक कर लो। साइटोकाइनेसिस बाय अपीयरेंस ऑफ फरो, किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फरो धीरे धीरे गहरी होती जाएगी, अल्टीमेटली जुड़ जाएंगी कहाँ? सेंटर पर, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के दो हो जाएगा। प्लांट में मजबूरी है कि यहाँ इन एक्सटेंसिबल क्या है? सेल वाल है। इस नाते साइटोकाइनेसिस का तरीका बदलना पड़ा। क्या करेंगे यहाँ? तो देखो लिखा है सेल वाल फॉर्मेशन कहाँ शुरू करेंगे? सेंटर में शुरू करेंगे। और किधर की तरफ जाएंगे? बाहर की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर। हाईलाइट कर लो। नाम क्या? सेल प्लेट, जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? मिडिल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ टू एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। जो ऑर्गेनेल है या माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड, इन सब का भी क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा। यहां से काम का सवाल है। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस नॉट, क्या लिखा है? फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो रिजल्ट क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। और कंडीशन को कहोगे क्या? सिंसाइसियम। और एग्जाम्पल ना भूलना, लिक्विड एंडोस्पर्म। जरा तो हाँ बेटा, जो लिखे उसमें लिक्विड लिख देना, भूल गए थे लिखना। लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट अकेला एग्जाम्पल है। ये अकेला एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एंडोस्पर्म है जो लिक्विड फेज में होंगे, वहां सब जगह मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। लास्ट हेडिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस।
सिर्फ 3 क्वेश्चन है यहाँ, देखो जरा। पहला सवाल ये है कि माइटोसिस सामान्यतया नॉर्मली किस सेल में होती है? तो नॉर्मली तो ये होती है डिप्लॉयड सेल में। एक्सेप्शन है, जैसे लोअर प्लांट में हेप्लॉयड सेल में माइटोसिस मिल जाएगी, और कुछ एनिमल में भी हमको हेप्लॉयड सेल में माइटोसिस मिल जाएगी। ये बात पहले से ही पता है, इसको दोबारा लिखा है तो दोबारा लिखो। नॉर्मली, थोड़ी देर रोक के रखो भैया। नॉर्मली माइटोसिस सीन इन डिप्लॉयड सेल, सामान्यतया किसमें होती है? डिप्लॉयड सेल, विद एक्सेप्शन माइटोसिस इन हाइप्लॉयड सेल। अब ये हाइप्लॉयड सेल में कहां होती है? तो लोअर प्लांट में भी होती है और एक कुछ इंसेक्ट में होती है, सब में नहीं, जैसे हनी बी में। चलो ये तो पुरानी बात रिपीट हो गई है। आखिर सवाल यह है कि माइटोसिस का किसी ऑर्गेनिज्म को क्या फायदा है, ये तो सिग्निफिकेंस है। तो 2 फायदे हैं, या तो माइटोसिस से ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होगा, और या तो फिर रिपेयर कर रहा होगा। 2 ही ऑप्शन है, या तो ग्रोथ या तो रिपेयर। तो काहे के लिए होती है? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। पहले ग्रोथ की बात कर लेंगे। तो किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में करोगे तो किससे करेंगे? माइटोसिस, या कह सकते हो सेल डिवीजन। बस ये माइटोसिस या सेल डिवीजन कैसे होगी, कहां होगी? तो एनिमल में जीवन पर्यंत नहीं होती है ग्रोथ, एक लिमिटेड फेज के बाद ग्रोथ बंद हो जाती है। और प्लांट में जीवन पर्यंत, थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि माइटोटिक डिवीजन दिखता है कहां? मेरिस्टमैटिक सेल, वो चाहे सूट टिप हो, चाहे रूट टिप हो, और चाहे लेटरल मेरिस्टम हो। नॉट कंटिन्यूअस लिखते चलो इन एनिमल, लेकिन कंटिन्यूअस इन प्लांट एट मेरिस्टमैटिक सेल। और मेरिस्टमैटिक सेल कहां मिलेंगी? रूट टिप पर मिलेंगी, सूट टिप पे मिलेंगी, या लेटरल कैम्बियम पर। बात तो एक ही है। इसी नाते प्लांट में प्लांट ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, जीवन पर्यंत होती रहेगी।
ठीक है, लिख लिया। अगला है रिपेयर। हम लोगों में अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती है। ये रिप्लेस होती रहती है, नई बनती रहती है, इसका मतलब यहाँ डिवीजन कंटिन्यूस चला है। एक बात। दूसरा, हम लोगों की जो एलिमेंट्री कैनाल है जीआईटी, इसमें फूड लेते हैं तो फूड हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, कभी गर्म कभी ठंडा, तो कुछ ना कुछ जीआईटी की जो लाइनिंग है वो डैमेज होती रहती है, तो उसका रिपेयर हमेशा चलता रहता है। और ब्लड सेल हमेशा मरती रहती हैं तो हमेशा नई बनती रहती हैं। तो हम लोगों की बॉडी में 3 जगहें कंटिन्यूअस माइटोसिस देखने को मिलती है, या तो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस के रिप्लेसमेंट में, या तो इनर लाइनिंग ऑफ जीआईटी में, या कहोगे क्या ब्लड सेल, ये सब रिप्लेस होती रहती हैं। और अगर रिप्लेस हो रही हैं तो क्या चल रहा होगा? माइटोसिस। इन एनिमल क्या हुआ? रिप्लेसमेंट मिलेगा किसका? सेल का। कहां? तो एट अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, और कहां? इनर लाइनिंग ऑफ गट और ब्लड सेल। इसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया है। एक लाइन है जो पूछी जानी है, वही नहीं बताए हैं बस। असली सवाल ये है कि आखिर सेल क्यों डिवाइड करेगी? बढ़िया बढ़िया सब कुछ सही था, उसके पास न्यूक्लियस था, सेल ऑर्गेनेल थे, सारी एक्टिविटी हो रही थी, उसको क्या पड़ी थी? डिवाइड करने की। तो डिवीजन कब होता है, बंटवारा कब होता है, वो समझ लीजिए। तो जब जब प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगी तब तब क्या होगा? बंटवारा होगा। ठीक है, तो देखो यहां क्या समस्या हुई है। लिख लिया सबने? ये लिख लिया? देखो, ये मान लेते हैं सेल है। अब लिखना नहीं, सेल का ये न्यूक्लियस है। 2 चीजें हैं, यहां क्या है? साइटोप्लाज्म, और ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये कोई पर्टिकुलर सेल है। आदमी जीवन में कुछ ना कुछ कमाएगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो वही हाल सेल का है। सेल की स्थिति देखो क्या है। थोड़े दिनों बाद सेल ऐसी हो गई, न्यूक्लियस भी थोड़ा बड़ा हो गया। ये है साइटोप्लाज्म और ये है न्यूक्लियस। इस सेल और इस सेल में अंतर देख लीजिए। ग्रोथ हुई है तो इस सेल की चीजें निकाली जाएंगी। एक होगा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि साइटोप्लाज्म 2 है और न्यूक्लियस भी 2 मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो ऊपर रखोगे 2, नीचे रखोगे 2, आंसर क्या आएगा? 1। फिर जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, खासकर साइटोप्लाज्म के मामले में। जब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करते जाएंगे न्यूक्लियस उतना ही रखेंगे, न्यूक्लियस उतना ही रखेंगे और धीरे धीरे साइटोप्लाज्म बढ़ता जाएगा। तो इस सेल का निकालो तो इसका भी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मान लेते हैं कि साइटोप्लाज्म बढ़ के 4 हो गया और अभी भी न्यूक्लियस क्या है? 2 ही है।
तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो निकालो, तो ऊपर कितना रखोगे 2 और नीचे 4, आंसर कितना आ जाएगा, तो 0.5 आ गया, और यहाँ आंसर कितना था 1.0। तो देखो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो चेंज हुआ है, इसका क्या हल है? इसका एक ही हल है कि अब इतना बड़े हो चुके हैं कि अब तुरंत डीएनए को करिए डबल। डीएनए क्या करिए, डबल करिए, और डीएनए डबल करके सेल को 20 से बांट दीजिए, तो फिर से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाएगा, मेंटेन। तो ये जल्दी ही इसको क्या कर लेंगे, इसको 4 कर लेंगे। जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बहुत बिगड़ गया तो फिर से न्यूक्लियस को डबल करेंगे। इसी नाते साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कंटिन्यूअस चलती है। डीएनए का डिवीजन तभी करते हैं जब सेल डिवीजन होना होता है। अभी तुरंत डीएनए डबल करेंगे और तुरंत सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं, तो रिजल्ट देखो इनका क्या होगा। रिजल्ट ये होगा कि ये सेल बन जाएगी, ये न्यूक्लियस, इसका फिर से साइटोप्लाज्म 2 हो जाएगा और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा 2। तो इसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कितना हो जाएगा, फिर से 2/2 क्या आ जाएगा 1। तो सेल डिवाइड क्यों करती है, तो कहते हो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के चक्कर में सेल का क्या खराब हो जाता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो खराब हो गया। तो इसका एक ही हल है कि अब डीएनए को डबल करो और सेल को 20 से बांट दो और फिर से रीस्टोर कर लो क्या, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो एक लाइन है केवल, बस याद रखना है, सेल जब ग्रो करती है तो क्या डिस्टर्ब हो जाता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेल ग्रो करी तो क्या डिस्टर्ब हुआ, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसको रीस्टोर कैसे करेंगे, इसको रीस्टोर करने का एक ही तरीका है, सेल क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए और क्या रीस्टोर कर लो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो सेल क्यों डिवाइड करती है, क्यों डिवाइड करती है, तो कहोगे सेल का क्या खराब हो गया है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो खराब हुआ है। एग्जाम्पल समझ में आया, देखो जितना न्यूक्लियस था उतने साइटोप्लाज्म था, 2/2 1 लिख रखा था। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तो लगातार चलती है, साइटोप्लाज्म बढ़ता जाएगा, डबल हो गया, न्यूक्लियस अभी उतना ही बड़ा है। सेल को समझ में आ गया है कि अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को करो क्या, डबल, और सेल को तुरंत बांटो, तो फिर से किस में आ जाएंगे, उसी पुराने वाले रेशियो में आ जाएंगे। फिर से ग्रोथ होगी, फिर बंटवारा, फिर ग्रोथ, फिर बंटवारा, ऐसे चलता रहेगा। तो जहां प्रॉपर्टी ज्यादा हुई तहां क्या हुआ, बंटवारा हुआ। माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। अक्सर कहाँ देखने को मिलती है, डिप्लॉयड सेल। वो अलग बात है कि कुछ लोग लोअर प्लांट हैं और कुछ क्या है, सोशल इंसेक्ट, सामाजिक इंसेक्ट। सामाजिक मतलब इनसे दोस्ती हो जाती हो, तुम्हारे घर में आराम से रहते हो, ऐसा नहीं है। इंसेक्ट ही सोशल होते हैं, उनके अंदर एक सिस्टम होता है। सोशल इंसेक्ट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हनी बी, और इसके साथ टर्माइट, दीमक सोशल इंसेक्ट में आती है। हैप्लॉयड सेल डिवाइड करते हैं, माइटोसिस। करा वेरी एसेंशियल है, समझो इस बात को कि जीवन में डिवीजन क्यों जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किससे होती है, माइटोसिस। जब जब सेल की ग्रो होगी क्या खराब हो जाएगा, रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये जरूरी हो गया है कि सेल क्या कर जाए, डिवाइड करे, और क्यों, रीस्टोर करे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है सेल का रिपेयर। सेल कहाँ कहाँ के, अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ गट और ब्लड सेल कॉन्स्टेंटली क्या होंगी, रिप्लेस। माइटोटिक डिवीजन कहाँ मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ, एपिकल और कहाँ, लेटरल कैम्बियम। कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी प्लांट थ्रू आउट लाइफ।
एक लेक्चर बचा है, अगले लेक्चर पर मियोसिस कंप्लीट करेंगे।